जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन विपक्षी दलों की सक्रियता अभी से बढ़ गई है। विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर बीते कुछ दिनों से अलग अलग दलों के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी दलों का एक खेमा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार मान रहा है। नीतीश भले ही अभी तक इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी दलों के नेता नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार बताने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीते बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पटना के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद केसीआर ने ये कहा था कि किसी भी तरह से बीजेपी की सरकार को देश से बाहर करना है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ किया है कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार के चेहरे होंगे और 2024 में हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर स्कूलों का मुद्दा उठाकर केंद्र की सरकार और बीजेपी पर कड़ा वार किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और एक कट्टर बेईमान पार्टी है। कट्टर बेईमान पार्टी में कम पढ़े लिखे लोग हैं, आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, तो वही कईयों की फर्जी डिग्री है। दूसरी तरफ कट्टर ईमानदार पार्टी है जिसमें IIT के लोग हैं, अच्छी टीम है, विजन है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इस कट्टर बेईमान पार्टी को पता चल जाए कि इस शख्स ने बलात्कार किया तो उसे अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए पहुंच जाते हैं। सीएम ने आगे कहा कि ये औरतों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। वहीं अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कट्टर ईमानदार पार्टी महिलाओं की इज्जत करती है, भारत की परवाह करती है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहती है। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रसाद सिंह ने आज दिल्ली में स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसान सम्मान निधि अब किसान अपमान विधि बन गई है। खुद को किसानों का हितैषी बताने की केंद्र की सरकार अब किसानों का शोषण कर रही है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 500 रुपये महीने किसानों के खाते में भेजा गया था। चुनाव के दौरान सरकार ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया। योजना का प्रचार कर केंद्र की सरकार ने खुद को किसानों का हितैषी बताया, लेकिन अब किसानों से किसान सम्मान निधि योजना का पैसा वापस मांगा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि झारखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने की बात चल रही। माना जा रहा है कि हेमंत विधायकी से इस्तीफा देने के बाद फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इधर यूपीए नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर यूपीए प्रतिनिधि मंडल ने सीएम हेमंत सोरेन के सदस्यता पर रुख स्पष्ट करने की आग्रह की है। प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, जेएएम सांसद महुआ मांझी और सांसद विजय हांसदा राजभवन में राज्यपाल से मिले। इन लोगों ने राज्यपाल से मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर बात की और उनसे रुख साफ करने को कहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई का देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कुछ दिन बाद सुनवाई भी होनी है। बिल्किस के दोषियों की रिहाई को लेकर एनडीटीवी ने अभिनेत्री शबाना आजमी के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान शबाना आजमी ने एनडीटीवी से कहा है कि ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों को रिहा करना कहीं से सही नहीं है और रिहाई के बाद दोषियों को मिठाई खिलाकर स्वागत करना और भी गलत है। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। एनडीटीवी से खास बातचीत में शबाना आजमी ने कहा कि मैं स्तब्ध थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि अभी भी हमारे देश में अन्याय और डरावने अपराधियों को लेकर समझ विकसित नहीं हो पाई है। बिल्किस बानो मामले में रिहा हुए लोगों को मिठाई खिलाकर इसी तरह का संदेश दिया गया है।
जी हाँ, आपको बता दें कि यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को संस्कृति विरासत का दर्जा दिया। यूनेस्को का आभार जताने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को एक मेगा रैली का आयोजन किया। इस रैली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। यूनेस्को ने दिसंबर 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को अपनी संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया था। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बारे में कहा कि कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा संस्कृति विरासत का टैग दिया गया, जो हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। दुर्गा पूजा को मिले इस सम्मान का जश्न मनाने के लिए हम 1 सितंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस साल हमारा दुर्गा उत्सव 1 महीने पहले शुरू हो रहा है। हम सब यूनेस्को को धन्यवाद देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बारे में कहा कि कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा संस्कृति विरासत का टैग दिया गया है, जो हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। दुर्गा पूजा को मिले इस सम्मान का जश्न मनाने के लिए हम 1 सितंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। इस साल हमारा दुर्गा उत्सव 1 महीने पहले शुरू हो रहा। हम सब यूनेस्को को धन्यवाद देंगे। जी आपको बता दें कि इस समय पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम है। घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर लोग पूरे भक्ति भाव से विघ्नहर्ता की पूजा कर रहे हैं। इस हर्षोल्लास के बीच तमिलनाडु में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ भगवान गणेश का रथ बिजली के हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया, जिससे रथ के साथ जा रहे कई श्रद्धालु भी करंट की चपेट में आ गए हैं। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 3 श्रद्धालु झुलस गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि लंपी वायरस से भारत के कई राज्य के पशुपालक दहशत में। राजस्थान में ये वायरस कहर बनकर टूट रही है। राज्य सरकार के मुताबिक यहाँ 2100 से ज्यादा गायों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी। वहीं 4 लाख से ज्यादा मवेशी इस वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। हरियाणा में भी संक्रमित गायों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। यहाँ के कई जिलों में रोजाना सैकड़ों गायों की मौत दर्ज की जा रही है। गुजरात के 14 जिलों में ये बीमारी कहर बनकर टूट रही है। वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश में इस वायरस की काफी मार पड़ी है। सरकार ने फिलहाल इस रोग से संक्रमित गायों को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाने की सलाह दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि आगरा स्थित ताजमहल के नामांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया। आगरा के नगर निगम सदन में ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल करने का मुद्दा गरमाया रहा। भाजपा के पार्षद शोभा राम राठौर ने ताजमहल का नाम बदलने के लिए चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया था। अब ताजमहल के नामांतरण के प्रस्ताव पर आगरा नगर निगम सदन के अधिकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नगर निगम के पास ताजमहल का नाम बदलने का अधिकार है? अगर नहीं है तो सदन में किसी पार्षद को ऐसा प्रस्ताव लाना नहीं चाहिए जो सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो। बहुमत के बल पर अगर ये प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो क्या करेंगे? जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में आज से पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी गई। अब राजधानी में इसी नीति के तहत शराब की बिक्री होगी, यानी सस्ती शराब मिलने का दौर अब खत्म हो गया है। नई शराब नीति को लेकर मचे बवाल के बीच ये फैसला लिया गया है। पुरानी पॉलिसी अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगी। पुरानी शराब नीति के लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि अब शराब की दुकानें सरकार ही चलाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले वर्ष 17 नवंबर को नई शराब नीति लागू की थी, जिस पर विवाद और सीबीआई जांच के बाद इसे बदलने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश देखने को मिल रही है। कई राज्यों में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज भी यूपी के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यूपी के गाजीपुर और वाराणसी में बारिश से सबसे ज्यादा हालात खराब है। गाजीपुर में बाढ़ से हर जगह तबाही मची हुई है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को एंटी रेबीज टीकों समेत राशन सामग्री मुहैया भी कराई है। वाराणसी में भी बारिश से हालात खराब है। सीएम योगी ने वाराणसी का भी दौरा किया है। वाराणसी पहुंचे सीएम ने घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है।
इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।